तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विथ उर्वशी में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के अधिगम के बारे में। तो अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म के तुरंत बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। तो अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने थॉट अधिगम के लिए रखे हैं। तो क्रो एंड क्रो का कहना है कि सीखना यानी कि अधिगम आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि हमारा आदत में जो परिवर्तन आएगा वो हमारे ज्ञान में जो परिवर्तन आएगा, यानी कि हम आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का जब अर्जन करते हैं वो हमारे लिए क्या है? अधिगम है। उसके बाद स्किनर का कहना है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन ही सीखना है। तो व्यवहार में जो भी परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा, है ना, वही क्या है, सॉरी, जो अधिगम है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो व्यवहार में जो भी परिवर्तन होगा वही क्या है? हमारा अधिगम है, ऐसा स्किनर ने कहा है। तो दोस्तों जो अधिगम है वो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, इन तीनों से प्राप्त होता है। अगर हमें अधिगम चाहिए तो हमें अभ्यास करना होगा, किसी भी प्रकार का जो हमारा अनुभव है वो कार्य करेगा, और प्रशिक्षण, ये तीनों के थ्रू हम अधिगम को प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अधिगम की विशेषता, तो अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में ये क्या है? सर्वव्यापी है अधिगम। अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम कभी रुकता नहीं है। आपका जन्म जैसे ही होता है उसके बाद से लेकर आप प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कुछ नया नया चीज़ देखोगे तो, किसी नए व्यक्ति से मिलोगे तो उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका व्यवहार आदि को आप क्या करोगे? सीखोगे। तो अधिगम जो है वो अनुभव का संगठन है। जो भी हम अधिगम प्राप्त करते हैं वो कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ जो अधिगम होते हैं, है ना, कुछ भी अगर हम सीखे रहते हैं वो कई बार अनुभव के थ्रू हम सीखे रहते हैं। तो अनुभव का भी ये संगठन है। अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। तो अधिगम जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है दोस्तों। सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो कोई पर्पस होगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं? ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रहे हैं। कोई आपका एम होगा, है ना, कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। तो वो सब आपका क्या है? मतलब अधिगम जो है वो उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। तो अधिगम जो होता है वो विकास का ही एक क्या है? प्रक्रिया है दोस्तों। अब देखते हैं अधिगम के माध्यम। अधिगम जो है वो दो प्रकार से है, मतलब अधिगम के माध्यम दो है, औपचारिक अधिगम और एक अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम यानी कि कक्ष या विद्यालय में किसी भी प्रकार के अगर हमें अधिगम मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का हम सीखते हैं। जैसे कि कक्ष में दोस्तों के साथ सीखना है, पुस्तक को पढ़ के सीखना है। अगर किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं या पाठ्य पुस्तक भी पढ़ रहे हैं तो हम उसके थ्रू जो भी सीखते हैं वो हमारा क्या है? औपचारिक अधिगम है, जो हमारे कक्ष या शैक्षणिक कार्यों के थ्रू हम सीखते हैं। अनौपचारिक अधिगम में क्या आता है? तो इसमें आता है हमारा परिवार, मित्र, समाज। परिवार से हम जो भी आचरण, है ना, व्यवहार सीखते हैं, उनके द्वारा जो भी हमें सिखाया जाता है वो हमारा अनौपचारिक अधिगम में आता है। मित्रों के साथ क्या सीखते हैं? मित्रों के साथ हम मित्रवत रहना सीखते हैं, है ना, उनके साथ हम कहीं पर जाकर या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो भी सीखते हैं, है ना। समाज में क्या सीखते हैं? समाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। जैसे कि जैसा समाज रहेगा वैसी हमारी क्या रहेगी, मतलब जिस प्रकार का एनवायरनमेंट हमारे सामने रहेगा, जैसा हमारे पास समाज रहेगा वैसे हमारा जो अधिगम है वो होगा दोस्तों।
तो इस प्रकार से ये था हमारा अनौपचारिक अधिगम के माध्यम। अब देखते हैं जो अधिगम है उसका स्थानांतरण, है ना। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सीखते हैं, ये बताया मैंने। तो स्थानांतरण यानी कि हम कुछ सीखे हैं, है ना, उस ज्ञान का उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका सकारात्मक स्थानांतरण भी होता है, नकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो चलिए देखते हैं सकारात्मक स्थानांतरण को। इसमें क्या होता है, जो भी हम विषय वस्तु सीखे रहते हैं या फिर जो भी हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं उसका उपयोग हम नवीन ज्ञान के लिए करते हैं, है ना, उसमें उसका क्या होता है, सहयोग मिलता है। उसके बाद हमारा आता है जो सकारात्मक अधिगम है, उसमें क्या क्या है। जैसे कि सकारात्मक अधिगम में है क्षैतिज सकारात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है क्षैतिज अधिगम में, जैसे कि हम गणित की बात करें तो गणित में अगर सरल जोड़ घटाना है उसके बाद हासिल वाला को सीखना, ये हमारा क्षैतिज है। या फिर अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना और मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसी में का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम फिजिक्स के सब्जेक्ट में उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बीज गणित का ज्ञान रखते हैं और उसका उपयोग हम रेखा गणित में करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व। या फिर अगर हम 6वीं क्लास में कुछ पढ़े हैं उसका उपयोग 5वीं क्लास में कुछ पढ़े हैं उसका उपयोग 6वीं में कर रहे हैं, या 6वीं में जो पढ़े हैं उसका उपयोग 7वीं में कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जो अधिगम मिलता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व अधिगम। उसके बाद होता है एक पार्श्विक या एक पक्षीय, है ना। तो इसमें एक पक्षी में क्या होता है, अगर एक अंग को मिला हुआ अधिगम, है ना, एक अंग को अगर मिला हुआ अधिगम है तो उसकी अनुपस्थिति में अगर दूसरा जो अंग है वो कार्य करता है तो वो एक पक्षी। जैसे कि दाएं हाथ में अगर चोट लग जाती है तो हम बाएं हाथ से क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर बाएं हाथ को ट्रेंड करते हैं, हमें सिर्फ दाएं हाथ से लिखना आ रहा है ना। उसके बाद अगर हमारा दायां हाथ कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे, बाएं हाथ को भी ज्ञान देंगे और वो बायां हाथ कार्य करने लगेगा, तो वो एक पक्षी होगा। और द्विपार्श्विक में क्या होता है, अगर एक अंग है ना, एक अंग को कोई अधिगम हम सिखा रहे हैं तो दूसरा अंग भी उस अधिगम को सीख रहा है। जैसे कि कई लोग होते हैं वो मतलब दाएं हाथ से लिख रहे हैं ना, तो दाएं हाथ से जब उसको लिखना सिखाया जाता है तो अपने बाएं हाथ का भी उपयोग करता है ना, उस अधिगम को सीखने के लिए, तो वो क्या है, हमारा द्विपार्श्विक अधिगम होगा, है ना। अब हम देखते हैं अधिगम का जो नकारात्मक स्थानांतरण है उसको, है ना। तो जब पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न हो, अगर हम कुछ विषय वस्तु को सीखे हैं, है ना, और वो विषय वस्तु किसी दूसरे विषय वस्तु को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो हमारा क्या होता है, निगेटिव अधिगम या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि हम हिंदी टाइपिंग सीखे हैं ना, तो हिंदी टाइपिंग सीखे हैं, अब उसी के बेस में अगर हम लोग इंग्लिश टाइपिंग करेंगे तो ये गलत होगा, ये उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। मोस्टली ऐसा होता है, अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है तो थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग करने में दुविधा उत्पन्न होती है। अगर कोई कार की यात्रा कर रहा है ना, उसको कार में जाने में ही अच्छा लगता है तो वो पैदल चलने में उसको क्या होगी, कठिनाई होगी, तो यहाँ पे एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या है, नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक। अब जैसे कि शून्य स्थानांतरण की बात कर रहे थे, तो जब एक परिस्थिति से में प्राप्त ज्ञान है वह दूसरे परिस्थिति में प्रभाव न डाले या फिर उसका कोई उपयोग न हो। जैसे कि हम वाणिज्य का ज्ञान रखते हैं, है ना, तो वाणिज्य का ज्ञान रखते हैं तो उसका उपयोग हम अगर रसायन शास्त्र की समस्या को सुलझाने में करते हैं तो वहाँ पे कोई काम नहीं आएगा, तो यही हमारा क्या है, शून्य स्थानांतरण है। अब हम देखते हैं अधिगम वक्र के बारे में। तो जो अधिगम वक्र है इसको 1885 में हर्मन एबिंगहॉस ने दिया था।
तो इसमें होता ये है दोस्तों कि जब हम किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करते हैं तो सीखने की जो गति है ना, वो आरंभ से लेकर अंत तक समान नहीं रहती है। वो कभी कभी धीमी गति से होती है, तो कभी तेज गति से होती है, तो कभी रुक जाती है। तो यदि हम सीखने की इस गति को वक्र के रूप में ग्राफ पेपर में अगर अंकित करते हैं तो हमारा जो अधिगम वक्र है वो सीखने की उन्नति और अवनति को क्या करता है दोस्तों, रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, बताता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो अधिगम वक्र है वो किस प्रकार से है। तो अधिगम वक्र में हमारा पहला होता है उन्नोत्तर वक्र, या फिर इसी को अवतल ग्राफ भी बोलते हैं और सकारात्मक भी बोल देते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम अधिगम सीखते हैं उसकी मात्रा समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि हम मतलब इसमें ऐसा होता है कि हम कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम को प्राप्त करते हैं। अधिगम की मात्रा इसमें क्या होती है, समय कम होता है और अधिगम अधिक होता है। अब आता है हमारा नतोत्तर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, उतल वक्र। तो इसमें हमारा जो अधिगम की मात्रा है वह समय की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि अधिक समय में हम कम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उतल वक्र के रूप में या फिर नतोदर वक्र के रूप में शो करते हैं। एक होता है हमारा मिश्रित। मिश्रित में क्या होता है, कभी अधिगम अधिक रहेगा तो कभी समय अधिक लगेगा, यानी कि जिस टाइम पे समय अधिक लगेगा उस टाइम में अधिगम कम होगा, और जहाँ अधिगम अधिक होगा वहाँ समय कम लगेगा दोस्तों। तो ये है हमारा मिश्रित, यानी कि ये दोनों चलता रहता है, कभी कम तो कभी ज़्यादा, इसलिए इसको एस टाइप कर्व भी कहते हैं। और इसी में एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको अधिगम पठार कहा जाता है। इसमें हमारा जो अधिगम है ना तो उसमें कमी होती है ना ही वृद्धि होती है, एक टाइम पे आके वो एकदम रुक सी जाती है। तो इसको हम बोलते हैं अधिगम पठार की स्थिति। तो इस प्रकार से हमने अधिगम का जो पठार है उसको समझा, अधिगम के वक्र को समझा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, तो उसकी हम बात करते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों अधिगम से संबंधित विभिन्न मतलब सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कुछ व्यवहारवादी थे तो कुछ गेस्टाल्टवादी थे। व्यवहारवादी मतलब व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, है ना, इसमें उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा आदि के साहचर्य संबंध के बीच जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको बताते हैं। और जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद या फिर संपूर्णता से भी समझते हैं दोस्तों। तो ये जो होते हैं वो जो क्या कहते हैं, अंतर संबंध है ना, और संवेदना है, बुद्धि का उपयोग करना है, अंतर्दृष्टि है ना, संज्ञान है, समस्या समाधान है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करते हैं। तो व्यवहारवादी में हम देखते हैं थार्नडाइक को। थार्नडाइक का जो एसआर थ्योरी है उसको, पावलॉव है, पावलॉव के एस थ्योरी या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या आरएस थ्योरी भी बोला जाता है। और हम इसमें देखेंगे सीएल हल का पुनर्बलन सिद्धांत, गुथरी का क्रमिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सब थे वो व्यवहारवादी थे, है ना। और गेस्टाल्टवादी में हम देखेंगे मैक्स वर्दिमर है ना, कोहलर है, कोपका है और कर्ट लेविन है। तो जो कर्ट लेविन है उसका हम देखेंगे क्षेत्रीय सिद्धांत, और कोहलर का हम देखेंगे सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस वीडियो में आगे हम थार्नडाइक के सिद्धांत को समझते हैं, और आगे थार्नडाइक के सिद्धांत को समझने के बाद हम अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में पावलॉव का। तो इस वीडियो में हम थार्नडाइक के जो सिद्धांत है उसको समझने की समझते हैं दोस्तों। तो थार्नडाइक क्या थे, एक यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और ये व्यवहारवादी थे। थार्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है, और साथ ही साथ इसको पशु मनोविज्ञान के भी जनक कहा जाता है। इन्होंने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए और
5 इन्होंने गौण नियम दिए। मुख्य नियम में पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा था तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम ये कहता है दोस्तों कि हम जो अभ्यास का नियम है उसको 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग और अनुप्रयोग के थ्रू। उपयोग यानी कि पुनः कार्य करना और अनुप्रयोग यानी कि भुला देना, है ना। तो अभ्यास में हम क्या करते हैं, बार बार किसी चीज का अभ्यास करके अधिगम प्राप्त करते हैं। प्रभाव का नियम ये कहता है दोस्तों, प्रभाव का नियम को ही संतोष का नियम भी कहा जाता है, यानी कि हम कोई भी अधिगम प्राप्त कर रहे हैं ना, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिखाई देता है, उसका जो भी इफेक्ट रहता है वो हमें दिखाई देता है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आप में संतोष प्राप्त कर लेते हैं। तत्परता का नियम ये कहता है कि हमें किसी भी फील्ड में अगर वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें तत्पर रह के मेहनत करना है। जैसे कि कोई आईएएस है, वो अगर आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है और आईएएस बनना चाहता है, तो वो कितने अटेम्प्ट्स दे के क्या करता है, अपना जो एम है उसको पूरा करता है। तो वो अपने एम के लिए क्या रहता है दोस्तों, तत्पर रहता है। तो ये तत्परता का नियम है। इसके साथ ही उन्होंने गौण नियम भी दिए, जिसमें पहला था बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया नियम का अर्थ है कि जो भी अधिगम रहता है या फिर किसी विषय वस्तु को अगर ज्ञान हमें प्राप्त करना रहता है, तो उसको हम विभिन्न प्रकार के विधियों के थ्रू, अलग अलग विधियों के थ्रू क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक नियमों का उपयोग करते हैं। आंशिक क्रिया का मतलब ये है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है दोस्तों कि जैसी हमारी मनोवृत्ति रहेगी वैसी हम सीखेंगे। जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी कि आप मन से हार जाते हैं तो हार जाते हैं, लेकिन मन में अगर आप ठान लेते हैं कि जीत जाऊंगा तो वो जीत ही जाता है। तो ये हमारा क्या है, मनोवृत्ति का नियम है। उसके बाद है समानता या आत्मीकरण। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पूर्व ज्ञान होते हैं, है ना, उसका हम नवीन ज्ञान के साथ क्या कर देते हैं, समायोजन कर देते हैं या फिर उसको आत्मसात कर लेते हैं, है ना। या फिर जो इसको समानता का नियम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारा जो पूर्व ज्ञान रहता है और नवीन ज्ञान रहता है उसमें कुछ चीज़ कॉमन रहता है ना, तो उसको हम लेके चलते हैं। साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है दोस्तों, ये है साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब बात करते हैं हम थोड़ा से, मतलब इसी में ही जो टॉपिक है हमारा उसमें ही हम बात कर रहे हैं कि थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो प्रयास और त्रुटि के इस सिद्धांत को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो अनुक्रिया होती है, मतलब जो आवृत्ति यानी कि बार बार का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने प्रयोग किया था एक भूखी बिल्ली पे। साथ ही साथ जो थार्नडाइक है वो एक जो अन्य अगर पूछे है ना, थार्नडाइक ने बिल्ली के अलावा किस पर प्रयोग किया है, तो वो खरगोश और चूहे पर भी अपना प्रयोग किया है। तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया तो किस प्रकार से किया। तो इसमें एक बंद पिंजरा था, है ना, इस टाइप का, और उसमें एक ऐसे सलाखे का दरवाज़ा था और ये हमारा है बिल्ली, और यहाँ पे एक लीवर था। तो यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि जो बिल्ली है ना, बिल्ली के द्वारा अगर ये बिल्ली है ना, और इसके समक्ष ये जो बॉक्स रहेगा वो पारदर्शी रहेगा। इसके समक्ष हम एक क्या रखे हैं, यहाँ पे उद्दीपक के रूप में हम मृत मछली को रखे हैं। तो ये भूखी बिल्ली है, वो मृत मछली को जब देखेगी, है ना, भूखी बिल्ली जब मृत मछली को देखेगी तो क्या करेगी दोस्तों, वो अनुक्रिया करेगी, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करने लगेगी ताकि वह यहाँ तक पहुँच सके, है ना। जैसे कि अगर ये कहीं पे बंद है ना, तो भी अपने हाथ पाँव मारेगा। तो ये जो है वो हाथ पाँव मारता है ना, और यहाँ पे एक लीवर रहता है ना, तो लीवर को यहाँ पे संयोजन बोला गया है।
तो जब ये इसको हम क्या बोले हैं, प्रयत्न और भूल, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोले हैं दोस्तों, प्रयत्न और भूल या फिर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ये क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है ना। तो बार बार जैसे ये प्रयास करता है तो अचानक से इसका जो पैर है वो किस में लग जाता है, लीवर में लग जाता है। तो जैसे ही इसका पैर लीवर में लगता है ये दरवाज़ा खुल जाता है, और दरवाज़ा खुलते ही ये अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। तो इसके बीच जो हमारा अनुक्रिया है और जो उद्दीपक है उसके बीच क्या हो जाता है दोस्तों, बॉन्डिंग हो जाता है, अनुबंध हो जाता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास क्यों, क्योंकि ये बार बार इसको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और त्रुटि क्यों, त्रुटि इसलिए क्योंकि यह अचानक से इस लीवर पे क्या करता है, पैर को रखता है संयोजनवश, है ना। तो इस सीखने की प्रक्रिया की कुछ सोपान है जिसको हम देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया में सोपान पहला है चालक, चालक या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरक या फिर मोटिव। तो ये जो हमारा बिल्ली है उसको चालक के रूप में उसका क्या है, वो उसका भूख है, उसको भूख लग रहा है तभी तो वो कुछ प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा चालक क्या है, भूख है। लक्ष्य क्या है दोस्तों, खाना खाना या मृत मछली को खाना, है ना। तो यहाँ पे मछली को खाना है, उसका क्या है, गोल है। और अवरोध का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे जो लोहे की सलाखें है वो अवरोध का काम कर रहा है। अनियमित अनुक्रिया यानी कि बिल्ली के द्वारा बाहर निकलने के लिए जो भी उल्टे सीधे प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे अनियमित अनुक्रिया है दोस्तों। उसके बाद है संयोजन व सफलता। संयोजन यानी कि यहाँ पे जो बिल्ली है वो विभिन्न प्रकार की अनियमित अनुक्रिया कर रही थी, उसके माध्यम से ये अचानक से, है ना, लीवर पर उसका पैर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। तो लीवर पर पैर पड़ना क्या है, संयोजन है, और दरवाजा खुलना क्या है, सफलता है। तो इस प्रकार से उसको क्या मिल जाता है, सफलता मिल जाता है। दृढ़ीकरण का अर्थ है दरवाजा खोलना सीख जाएगा। जैसे कि आपको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया है ना, और वो कमरा अंधेरा है और अचानक से अगर कहीं पे आपका हाथ पैर लग जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है तो आप क्या करेंगे, दरवाज़ा खोलना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हाथ पैर रखती हूँ तो मुझे तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो इसके थ्रू आप उस ज्ञान को क्या कर लेते हैं, या फिर उस अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं कि इसके थ्रू हमें मुझे मेरा जो सफलता है या फिर मेरा लक्ष्य है वो प्राप्त हो रहा है, इस टाइप का, है ना। तो इसका उपयोग हम अपने शिक्षा में किस तरीके से कर सकते हैं, कक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को नवीन ज्ञान हेतु तत्पर रखना। तो देखो यहाँ पे जो बिल्ली था वो तत्पर ही तो था, अगर वो प्रयास ना करके चुपचाप बैठ जाता तो दरवाजा थोड़ी ना खोलता, है ना। तो हमें अपने बच्चों को नए नए ज्ञान के लिए क्या रखना चाहिए, तत्पर रखना चाहिए। बच्चों को पुरस्कार व प्रोत्साहन देना। जैसे कि यहाँ पे बिल्ली है ना, बिल्ली ने क्या किया, प्रयास किया, तभी उसको क्या मिला है, भोजन मिला है। तो वैसे ही अगर बच्चे को हम जो बच्चे हैं उसको हम अधिगम देते हैं और अधिगम में वो सकारात्मक अपना दिखाता है ना, मतलब वो अच्छा एक्टिव रहता है, तो हमें उसे पुरस्कार और प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंचकर उन्हें संतोष का अनुभव कराएं, है ना। तो ये जो हमारा क्या है, प्रभाव का नियम है, उसके थ्रू, है ना। गृह कार्य द्वारा प्राप्त अभ्यास यानी कि उसको अभ्यास कराते रहना चाहिए। गणित की मूलभूत सक्रियाएं सीखने में, तो ये जो हमारा सिद्धांत है वो गणित की मूलभूत सक्रियाएं सीखने में भी मदद करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मानव गामक कौशल जैसे कि तैरना है, साइकिल चलाना है, टाइपिंग सीखना है, शुद्ध उच्चारण सीखना है, इसमें भी प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है। जैसे कि हम टाइपिंग सीख रहे हैं तो बार बार प्रयास करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, उसमें त्रुटियां भी होगी, तो त्रुटियों के द्वारा हम क्या करेंगे, सीख भी जाएंगे। जो छोटे स्तर के बालक हैं, लाइक मंद बुद्धि के बालक हैं, है ना, तो उनके लिए भी ये सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी का व्यवहार बाह्य पुनर्बलों से अधिक प्रभावी होता है। तो जैसे कि आप देखें, है ना, ये जो मान लीजिए कि ये बच्चा है ना, अब ये बच्चा है, उसके सामने अगर हम चॉकलेट रख दिए हैं
तो वो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, प्रयास तो करेगा ही ना। तो ये जो बिल्ली है वो इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास की। तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वो बच्चों का जो व्यवहार है ना, उसके लिए पुनर्बल को मतलब पुनर्बलक का कार्य करते हैं, या फिर पुनः जो बलक है उसका अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो बाह्य जो बल रहेगा उसका इफेक्ट बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए अतः छात्रों को शिक्षकों द्वारा सही अनुक्रिया करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अगर बच्चे को हमें अच्छा अधिगम देना है ना, या फिर हम अगर बच्चे को टॉप कराना चाहते हैं, बच्चे को अगर हम टॉप कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको हम याद दिलाते रहेंगे, या फिर उसको अच्छा ज्ञान देंगे, मतलब सही वे में उसको ज्ञान देंगे, है ना, ताकि वो अपना ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके और वो उसको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। तो ये हमारा क्या है, थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। और थार्नडाइक के द्वारा कुछ बुक्स लिखे गए हैं जो निम्न है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एनिमल इंटेलिजेंस है जिसको उन्होंने 1898 में लिखा था। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है 1940 में लिखा है। द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट है ना, तो ये भी है 1926 में। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग है 1938 में। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर है जो है 1940 में। तो ये था जो हमारे थार्नडाइक थे उनके द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स। दोस्तों मैं थार्नडाइक के बारे में बता ही रही हूँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिसको मैं इसी टॉपिक में ही बता देना चाहती हूँ। जैसे कि उन्होंने 1904 ये हमारा बुद्धि टॉपिक का है, उसमें भी मैं आप लोग को बता दूंगी। थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेते हैं क्योंकि इसमें थार्नडाइक के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन की हूँ, तो इसको भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो 1904 में उन्होंने बुद्धि के जो प्रकार है उसको बताया था कि बुद्धि क्या होती है, अमूर्त होती है, मूर्त और सामाजिक होती है। तो मतलब सामाजिक बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा उन्हें बताया था। तो अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि की कैसा होता है, तो ये पुस्तकीय ज्ञान जो रहता है ना, वो वाला जो ज्ञान रहता है वो हमारा क्या है, अमूर्त या फिर सूक्ष्म हमारा बुद्धि होता है। जैसे कि इस प्रकार का बुद्धि किसके पास होता है, डॉक्टर के पास, मूर्तिकार के पास, है ना, शिक्षक के पास, लेखक के पास। तो ये क्या है, एक माइक्रो इंटेलिजेंस है ना। उसके बाद है स्थूल या फिर यांत्रिक जो बुद्धि है, तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे कि कारीगर है उसकी नक्काशी, उसकी कारीगरी दिखाई देती है। चोर अगर चोरी करते हैं वो दिखाई देता है, व्यापारी अगर बिजनेस करता है वो दिखता है। अगर इसमें इंजीनियर भी आएगा दोस्तों, तो क्योंकि इंजीनियर लोग कोई भी मकान वगैरह बनाते हैं तो वो भी दिखता है ना। उसके बाद है सामाजिक बुद्धि, यानी कि समाज सेवा से रिलेटेड है, तो इसमें समाज सेवा करेगा, जैसे कि कोई समाज सुधारक है, अच्छा नेता है जो क्या करता है, समाज की सेवा करता है या समाज के बारे में सोचता है, समाज के हित के लिए कुछ करता है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारे सामाजिक बुद्धि में। तो जो थार्नडाइक है उन्होंने बुद्धि का बहुतत्व या बालू या परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से हमने थार्नडाइक के बारे में पूरा इस वीडियो में जाना है, और साथ ही अधिगम के जो भी कॉन्सेप्ट थे, अधिगम के प्रकार, अधिगम क्या है, अधिगम की अधिगम वक्र है ना, अधिगम विशेषता है, अधिगम के जो भी क्या बोल सकते हैं हम, उसकी माध्यम रहे हैं, उसके स्थानांतरण कैसे होता है, उसको इस वीडियो में पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अधिगम सिद्धांत के साथ।